नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम जो 3 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे डिटेल के साथ। और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं आज 3 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर। जो हमारा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस को प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन का महत्व उद्देश्य क्या है, रक्तदान का क्या महत्व है और इस काम से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लाभ है, उन सभी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने पहली बार इस दिन की घोषणा 1975 में की थी। इस दिन की घोषणा कब की थी? पहली बार 1 अक्टूबर 1975 को। आगे हमारा वन्य जीव सप्ताह 2021। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। भारत में वनस्पति और जीवों की रक्षा के संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब? 2 से 8 अक्टूबर को हर साल इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो वन्य जीव है उनकी रक्षा और संरक्षण। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वर्ष 2021 का 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी विषय वस्तु, इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये इसकी थीम थी। जो हमारा 2021 का 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। आगे हमारा सुजाता चतुर्वेदी बनी नई खेल सचिव। सुजाता चतुर्वेदी ने 1 अक्टूबर 2021 को निवर्तमान रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले खेल सचिव कौन थे? रवि मित्तल। अब कौन है? सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता ने 1989 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी है ये। इससे पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव का कार्य भी कर चुकी है। आगे हमारा सौरभ भट्टाचार्य पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट जीता। जो आंध्र प्रदेश का पहला एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? सौरभ भट्टाचार्य ने। दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य ने पहली बार आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता के रूप में उभरे हैं। अर्जुन बाटी और रोहन डेले प्रथम और द्वितीय उपविजेता घोषित किए गए। चैंपियनशिप का आयोजन 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक किया गया था। कब हुई थी? 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक। शोपीस का आयोजन इंडियन गोल्फ यूनियन के तत्वाधान में किया गया। किसके अंडर में किया गया इसका? इंडियन गोल्फ यूनियन के अंडर में। पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप विशाखापत्तनम में आयोजित की थी। कहाँ पर आयोजित की गई? विशाखापत्तनम में। यह ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित किया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये? ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब द्वारा। आगे हमारा पीएम मोदी जल जीवन मिशन ऐप राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक तो जल जीवन मिशन के लिए ऐप लॉन्च किया, एक जो राष्ट्रीय जल जीवन कोष है उसको भी लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पहल के तहत हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता और योजनाओं की जवाबदेही में सुधार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय जल कोष का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जल कोष का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, जहां कोई भी व्यक्ति, संस्था, हर ग्रामीण घर, स्कूल आदि में नल पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए योगदान दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्कूल है, घर है, उसमें पानी के नल की सुविधा प्रदान करने के लिए मदद कर सकता है।
आगे हमारा कर्नल मामाडी डोम्बिया, गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ली। किसने? कर्नल मामाडी डोम्बिया गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक तख्तापलट का नेतृत्व करने के बाद, जिसमें अल्फा कोंडे को उखाड़ फेंका गया था और कर्नल मामेंडी डोबिया को गिनी का अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। वह आसिमी गोएटा माली के बाद अफ्रीका के दूसरे सबसे कम आयु वर्ग के नेता बन गए। सितंबर 21 में घोषित नागरिक शासन को बहाल करने की योजना के तहत कर्नल डोम्बिया को भविष्य के चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। उन्होंने इससे पहले अफगानिस्तान, इजराइल आदि के मिशनों में काम किया है। इसके बाद हमारा कंगना रनौत उत्तर प्रदेश की ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एक जिला और एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेता कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की। जो उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक केंद्र बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, उसके लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसकी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आगे हमारा अधीर अरोड़ा, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जो अधीर अरोड़ा है उसको भारत का जो मुख्य हाइड्रोग्राफर है उसका कार्यभार संभाला। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल विनय बदवार का स्थान लिया, जो 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले विनय बदवार थे, वो 30 सितंबर को रिटायर हो गए। इसके बाद इनको कार्यभार दिया गया है। अधीर ने एक विशेषज्ञ हाइड्रोग्राफर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। उन्होंने मॉरिशस, सेलेस और केन्या में विदेशी सहयोग सर्वेक्षण करने का भी दुर्लभ गौरव प्राप्त है। इन्होंने मॉरिशस, सेलेस और केन्या में भी विदेशी सहयोग से सर्वेक्षण किया है। आगे हमारा चाचा चौधरी, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभकर घोषित। चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभकर घोषित किया गया है। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक NMCG की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 7वीं कार्यकारी समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो राष्ट्रीय गंगा मिशन है उसकी जो 37वीं कार्यकारी बैठक थी, समिति थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है। NMCG ने कॉमिक्स, ई कॉमिक्स, एनिमेटेड वीडियो के माध्यम और वितरण के लिए डायमंड टून्स के साथ करार किया। किसके साथ करार किया गया? डायमंड टून के साथ। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट के प्रयोग के साथ प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। कितना बजट था इसका? 20,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। आगे हमारा लेह, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन। जो लेह लद्दाख है वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी के बने राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया के सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया था। ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? जो लद्दाख के उपराज्यपाल है RK माथुर। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े, वजन के करीब 1000 किलोग्राम। वजन कितना है इसका? 1000 किलोग्राम। 150 फीट ये चौड़ा है और 225 फीट ये लंबा है। इसे भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया। किसने? जो भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट है उसने इसको तैयार किया है।
आगे हमारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है उसकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने 1 अक्टूबर 2021 को अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना के एक हिस्से के रूप में एक स्थायी नर्सिंग सेवा की स्थापना की गई थी। भारतीय सेवा को भारतीय सैन्य सर्विस सेवा के रूप में नामित किया। पहले ये क्या था, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस थी, अब इसको कहते हैं भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा। 15 सितंबर 1943 को सैन्य अध्यादेश की घोषणा ने एमएनएस को स्थायी रूप से सशस्त्र बलों को एक हिस्से के रूप में स्थापित किया। बाद में इसके जितने भी सशस्त्र बल होते हैं उनको भी उनके एक हिस्से के रूप में भी इसमें शामिल कर लिया गया था। आगे हमारा नीति आयोग स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल की रिपोर्ट जारी की। जो नीति आयोग है उन्होंने राज्य पोषण प्रोफाइल की एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। नीति आयोग ने 1 अक्टूबर 2021 को अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए। किसने? 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने। आगे है हमारा स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट का महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक संकलन शामिल है जो नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और उस क्षेत्र के अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर सकता है। यदि मधुमेह और उच्च रक्तचाप के अलावा वेस्टिंग ऊंचाई के लिए कम वजन, स्टंटिंग कम वजन, अधिक वजन और एनीमिया के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ये इन बीमारी है इनका ये विश्लेषण करेगा। आगे हमारा इस रिपोर्ट में देश के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों और सबसे अधिक भोज वाले जिलों के साथ साथ सीरियस कवरेज वाले जिलों में प्रकाश डाला गया है। इसने बच्चों, महिलाओं, पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है, साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान जहां पर राज्य और सुधार कर सकता है और उन क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां पर जो राज्य है वो और सुधार कर सकता है। आगे हमारा आयुष मंत्रालय बाल रक्षा किट विकसित। आयुष मंत्रालय ने एक बाल रक्षा किट को विकसित किया गया है। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने बाल रक्षा किट को विकसित किया है जो एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली किट है। इस किट को कोरोना वायरस की बीमारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। किसके? जो कोरोना वायरस बीमारी की जो तीसरी लहर आ सकती है उसको ध्यान में रखते हुए इस किट को विकसित किया है। यह एक प्रतिरक्षा किट को बढ़ावा देने वाली किट है। यह एक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देगी ये किट और 16 साल तक की उम्र के बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए है। जो भी बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए है। ये 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लगभग 10,000 किट निःशुल्क वितरित किए जाएगी। जब 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा तो 10,000 किट निःशुल्क वितरित किए जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या और आयुष मंत्रालय द्वारा। इस किट को बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। उन्हें सोरस कोविड-2 वायरस से लड़ने में मदद मिल सके और जिसे कोविड-19 की बीमारी का कारण बनता है। यह किट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अभी तक बच्चों के लिए कोई भी कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। भारत में अभी तक बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस किट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बाल रक्षा किट में इसमें क्या क्या मिलागा? तुलसी, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, सूखे अंगूर से बना एक सिरप होता है जिसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। इस किट में अन्नू तेल, सीतोपलादी और च्यवनप्राश भी शामिल है। ये उत्पाद प्रतिरक्षा स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस किट को आयुष मंत्रालय के सख्त दिशा निर्देशों के तहत विकसित किया गया है, जबकि इसका निर्माण उत्तराखंड में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया था। आगे हमारा
आयुसिंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास। जो एयुसिंडेक्स है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 30 सितंबर 2021 को आयुसिंडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया। यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भारतीय नौसेना को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके अपनी अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने में उपयोगी सिद्ध होगा। यह समुद्री सुरक्षा के संचालन और प्रक्रियाओं की सामान्य समझ विकसित करने में मदद करेगा। आयुसिंडेक्स समुद्री अभ्यास वैकल्पिक रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित होता है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा। यह चौथा संस्करण उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है और जो चौथा संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 2020 की व्यापक रणनीति की साझेदारी से जुड़ा हुआ है। जो दोनों देशों की व्यापक रणनीति की साझेदारी है उससे जुड़ा हुआ है यह। सिद्धार्थ रॉय कपूर प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त। जो सिद्धार्थ रॉय कपूर है उसको प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर को प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। इससे पहले भी वो अध्यक्ष थे और दोबारा इनसे चुना गया है। वह रॉय कपूर फिल्म के संस्थापक और डिज्नी इंडिया के पूर्व एमडी है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ शिबाशीष सरकार उपाध्यक्ष चुने गए। जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया है? शिबाशीष सरकार को, जो रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप है उसके सीईओ है। प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया एक फिल्म टेलीविजन डिजिटल सामग्री निर्माता निकाय है जो भारत में सर्वदर्शी सामग्री के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वदर्शी सामग्री के जितने भी उत्पाद हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। आगे हमारा पीयूष गोयल दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन। जो दुबई एक्सपो लगा है उसमें जो भारत का पवेलियन है उसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस एक्सपो में भारत के प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया गया है। इसमें क्या है? भारत के जो प्रतिभागी है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का पवेलियन है। भारत और प्राचीन भारत का प्रदर्शन दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन की कल्पना का एक हाईटेक संरचना के रूप में की गई है। यह प्राचीन भारत के साथ साथ भविष्य के भारत का सभ्यतागत संगम है। क्या है? इसमें प्राचीन भारत के साथ साथ भारत का जो भविष्य है दोनों का संगम दिखाया जाएगा। यह एक 4 मंजिला संरचना है जिसमें योग, साहित्य, आयुर्वेद, विरासत, कला, व्यंजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित भारत में लोकप्रिय निर्यात के साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें 4 मंजिला, ये एक 4 मंजिला बनाया गया इसको, जिसमें योग, साहित्य, आयुर्वेद, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कला, व्यंजन सबकी डिजाइन लोकप्रिय निर्यात के साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इस पेवेलियन को इंडिया ऑन द मूव, इंडिया द डाइवर्सिटी की व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया है। इसकी थीम क्या है? इंडिया ऑन द मूव, इंडिया द डाइवर्सिटी। पेवेलियन के दोनों किनारों पर महात्मा गांधी का चेहरा शामिल है। जो पेवेलियन के 2 किनारे हो गए, दोनों छोर पर महात्मा गांधी का जो चेहरा है वो लगाया गया है, इसमें दर्शाया गया है या दिखाया गया है। ये थे हमारे 3 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।